नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के न्यासिता के सिद्धांत को ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी ने न्यासिता के सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया था कि जिसके पास पूंजी ज़्यादा हो या आवश्यकता से ज़्यादा पैसा हो, वो स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उन्हें अपना पैसा आवश्यकता से जो ज़्यादा पैसा है वो ट्रस्ट में देना चाहिए जिससे परोपकार के कार्य हो सकें। एक तरह से पिछले क्लास में ये भी चर्चा की गई थी कि अपरिग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो और न्यासिता का सिद्धांत है उसमें क्या संबंध है, उसी का ये विकसित रूप है ऐसा बताया गया था। तो अब होता है कि वहाँ पे एक सामान्य अवधारणा ट्रस्टीशिप की बताई गई थी। अब आज के क्लास में सॉरी आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के हिंद स्वराज में उनसे क्या प्रश्न होते हैं और उनका क्या जवाब होता है, इसे हम लोग अध्ययन करके उसका विश्लेषण करके देखने का प्रयास करेंगे। तो ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट जो पहले एक सामान्य उदाहरण के रूप में बताया गया था, उस पे कुछ प्रश्न खड़े होते हैं जिनका जवाब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में जिसका जिक्र किया है हम लोग देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। प्रश्न यह होता है, उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपने धनवानों से संरक्षक यानी कि ट्रस्टी बनने को कहा है, क्या इसका यह अर्थ है कि वे अपनी संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व छोड़कर उसका ऐसा ट्रस्ट बना दें जो कानून की नजर में जायज हो और लोकतांत्रिक ढंग से संचालित हो? वर्तमान ट्रस्टी के मरने पर उसका उत्तराधिकारी कैसे निश्चित किया जाएगा? चूंकि महात्मा गांधी ने यह अपील की थी कि आप उसके संचालक बने, ट्रस्ट बने और वो ट्रस्ट जो हो वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगा और वो परोपकार का काम करेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व छोड़कर ऐसा ट्रस्ट क्या वो लोग बना सकते हैं और वो कानून की नजर में जायज हो और लोकतांत्रिक ढंग से संचालित हो? तो गांधी जी कहते हैं कि बरसों पहले मेरा जो विश्वास था वही आज भी है कि सब कुछ ईश्वर का है, उसी ने उसे बनाया है, इसलिए वह उसकी सारी प्रजा के लिए है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। जब किसी के पास अपने उचित हिस्से से ज्यादा हो तो वह ईश्वर की प्रजा के लिए उस हिस्से का संरक्षक बन जाता है। असल में मूल बात गांधी जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो इनके दर्शन का बेस भी है प्रेम का भाव, उसके माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि जो है ईश्वर का है, जो भी है वो ईश्वर का है और ईश्वर ने ही दिया है, आपको दिया है या किसी और को दिया है। आपको अगर ईश्वर ने काम से ज्यादा दिया है तो चूंकि ईश्वर की संतान आप हैं और अन्य लोग भी हैं, तो आपको जो ईश्वरीय देन के रूप में अर्थ की प्राप्ति हुई है आवश्यकता से ज्यादा, उसे आप दूसरे जो ईश्वर की संतान है उन्हें प्रेम भाव के कारण दें। ये पैराग्राफ यही कहना चाहता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे संग्रह करके रखने की आवश्यकता नहीं, वह रोज पैदा करता है, इसलिए मनुष्य का भी सिद्धांत होना चाहिए कि वह उतना ही अपने पास रखे जिससे आज का काम चल जाए, कल के लिए वो चीजें जमा करके न रखे। अगर आम तौर पर लोग इस सत्य को जीवन में उतार लें तो वह कानून सम्मत बन जाएगा और संरक्षकता एक वैध संस्था हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि यह भारत की संसार को एक दीन बन जाए, फिर न तो कोई शोषण रहेगा और न ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों में गोरों और उनकी संतानों के लिए कोई सुरक्षित स्थान और जमीन जायदाद का सवाल रहेगा। इन भेदभाव में पिछले 2 महायुद्धों से भी अधिक जहरीली लड़ाई के बीज हैं। रही बात उत्तराधिकारी, सो पदासीन ट्रस्टी को कानून के मातहत अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होगा। ये पैराग्राफ भी जो पहले बताया गया था कि ईश्वर की जो बात है, तो इस पैराग्राफ में फोकस इस बात पे होता है कि कानून सम्मत एक वैध संस्था में आप अपने पैसे को डालें ट्रस्टीशिप में, और चूंकि ईश्वरीय देन है और ईश्वर की संतान इस प्रेम भाव के कारण आप उसमें डालें, परोपकार का कार्य करें, उसमें कानूनी बाध्यता भी होनी चाहिए। एक शब्द यहाँ पे नया जुड़ रहा है
कि हम अपने स्वामित्व को या अपने पैसे को कहीं ट्रस्ट में डालते हैं, तो ट्रस्ट का अर्थ यह नहीं होगा कि जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं ले लूँगा। कानूनी बात होगी वहाँ पे। और आप आगे देखेंगे कि उसमें शासन की तरफ से, राज्य की तरफ से भी एक प्रतिनिधि को चुनने की बात होगी, यानी कि आप कुछ लोगों का नाम सजेस्ट करेंगे कि हमारे उस ट्रस्ट के ये ट्रस्टी बन जाएँ और फिर राज्य उन लोगों में से चुनेगी, तो आपकी भी बात रह जाएगी और आज दोनों का मिला-जुला वो शासन चलेगा ट्रस्टीशिप पे। और चूँकि उसमें बाध्यता कानून की बातें होंगी, तो ये गांधी जी कहते हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो बोलते हैं कि आजकल जितना भेदभाव हम लोग देखते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में या दूसरे मुल्कों में गोरों और उनकी संतानों के लिए कोई सुरक्षित स्थान और ज़मीन जायदाद का सवाल नहीं रहेगा, यानी कि कोई शोषण भी नहीं होगा। असल में ये कॉन्सेप्ट हम लोग जब कम्युनिज़्म पढ़ते हैं, कम्युनिज़्म या दूसरे शब्दों में कहें समाजवाद हम लोग जब पढ़ते हैं, कम्युनिज़्म से बेहतर होगा समाजवाद का ज़िक्र करना। तो समाजवाद में पूंजीवाद का विरोध करते हुए ये कहा जाता है कि धन का जो केंद्रीकरण है, वो सही नहीं है। अर्थ डिसेंट्रलाइज़ होना चाहिए। 2-4 लोगों के पास ही सारी संपत्ति हो, तो ये सही नहीं है। आदर्श स्थिति वो होगी जब सबके पास पैसा होगा और ये परिकल्पना वहाँ से आती है कि अगर सब में संतुष्टि रहेगी, तो अराजकता की स्थिति नहीं होगी और अराजकता न होना किसी भी शासन प्रणाली का एक लक्ष्य होता है कि अराजक की स्थिति या गृह युद्ध या भेदभाव या शोषण ना फैले, तो ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट इस बात से अपने को इन सब जो विरोधी बातें हैं उनसे अलग कराने कराने का प्रयास करता है और एक ऐसा सिद्धांत देता है जिसमें अर्थ डिसेंट्रलाइज हो जाता है, सारे लोगों के पास बराबर-बराबर वो पैसा बँट जाएगा, तो ये स्थिति अराजक स्थिति नहीं होगी। वही सेम बात आप यहाँ भी लागू कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार शोषण करने का या होने का एक मेन राज यही है कि अगर कोई पूंजीपति है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई फैक्ट्री चलाता है, उसमें एक व्यक्ति फैक्ट्री का मालिक होता है और उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। जो भी मुनाफ़ा होता है उसका 5% मज़दूरी के रूप में मज़दूर को आप देते हैं और 95% आप रखते हैं। और रही बात रखने की जहाँ तक, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है 95% पैसे की, आपको आवश्यकता है 10, 25, 30 इतने में आपका काम हो सकता है। ठीक है कि आप मालिक हैं तो आप उनसे ज़्यादा लें, ठीक है। लेकिन जो आवश्यकता से ज़्यादा पैसा मालिकों के पास है, गांधी जी को ऐसे मालिकों से अपेक्षा है कि आप अपने पैसे को ट्रस्ट में डाल दें। वो ट्रस्ट कानूनी रूप से वहाँ पे कानून का शासन होगा उस ट्रस्ट में और वो ट्रस्ट परोपकार का कार्य करेगा। सीधे राज्य को, सीधे स्टेट को पैसा देने से मना किया जाता है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप सरकार को दे दें, ऐसी बात नहीं कही जाती है। ट्रस्ट बनाएँ और उस ट्रस्ट के माध्यम से उस ट्रस्ट में अपने प्रतिनिधि को रखिए और फिर आप वहाँ से परोपकार का काम कीजिए। और ये एक अपील है, ये मजबूर करके कराने की तो बात है नहीं। तो जो पाठक प्रश्न पूछते हैं ऐसा कि इसमें क्या कानून के राज होगा और क्या ये संभव है? तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ, ये संभव है। आप प्रेम भाव के कारण इस चीज़ को करें और ईश्वर की संतान आप हैं, अन्य लोग हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप परोपकारी बनें और वो दान करें, ट्रस्ट में दें। इसमें शोषण इससे शोषण भी नहीं होगा। शोषण का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समाप्त होगा। आप अपने पैसे को या सारे लोग आवश्यकता से ज़्यादा पैसा अपना लूज़ करके एक ट्रस्ट में दे दें और वहाँ से परोपकार का कार्य चलने लगे, तो वो तो आदर्श स्थिति होगी, बेहतर स्थिति होगी, वहाँ पे शोषण का भाव ही नहीं रहेगा। अगर कोई फैक्ट्री मालिक या पूंजीपति वर्ग या सारे पूंजीपति यह तय कर लें कि हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे और हम ट्रस्ट में डालेंगे और वहाँ से परोपकार का करें, तो असमानता वाली बात होगी ही नहीं, शोषण वाली बात होगी नहीं, अराजकता की बात नहीं होगी। अब फिर आगे उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि किसी संरक्षक का उत्तराधिकारी कैसे तय किया जाएगा? यानी कि ट्रस्ट का उत्तराधिकारी कैसे तय होगा? क्या उसे केवल नाम प्रस्तावित करने का अधिकार होगा और अंतिम निर्णय का अधिकार राज्य को होगा? यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यक्ति पैसा देता है ट्रस्ट में,
उस ट्रस्ट का प्रतिनिधि कौन होगा, कैसे होगा, क्या उस पर राज्य का अधिकार हो या जो व्यक्ति पैसा दे के ट्रस्ट बनाता है या ट्रस्ट में पैसा देता है उसका अधिकार होना चाहिए उस ट्रस्ट को चलाने में। गांधी जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था, उत्तराधिकारी चुनाव मूल मालिक के हाथ में रहना चाहिए। स्पष्ट है, उत्तराधिकारी का चुनाव जो मालिक है ट्रस्ट का, जो पैसा दे रहा है वही मालिक होगा, तो मालिकों के हाथ में होना चाहिए, जो पहले पहले ट्रस्टी बना। परंतु अंतिम चुनाव राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से राज्य और व्यक्ति दोनों पर अंकुश रहता है। प्रतिनिधि बताएंगे जो पैसा दिए हैं ट्रस्ट में वो, और उनके बीच से राज्य चुनेगी। इससे अंकुश राज्य पे भी रहेगा और जो व्यक्ति ट्रस्ट बना रहा है उस पे भी अंकुश रहेगा और उस प्रतिनिधि पे भी अंकुश रहेगा। ये असल में गांधी जी का जो भी सिद्धांत हो उसे आप अगर इस बात से समझना चाहें कि कानूनी रूप से हम बाध्यकारी करते हैं कि कोई गलत ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और ऐसा नहीं है। गांधी जी का जो सिद्धांत है वो प्रेम भाव रख कर आगे बढ़ने की बात है। फिर भी जब ये प्रश्न हुआ तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अंकुश बना रहे दोनों पे। चूंकि राजनीतिक प्रश्न है तो उसका उत्तर तो वैसे ही दिया जाएगा। फिर प्रश्न होता है कि जब संरक्षक के सिद्धांत के अमल में आने से व्यक्तिगत संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है, तब स्वामित्व राज्य का होगा जो हिंसा का एक साधन है। यह प्रश्न थोड़ा सा भाव अपने में लिए हुए है कि जो प्रश्न पूछने वाला है वो यह मानता है कि राज्य हिंसा का साधन है, और आप कह रहे हैं, प्रश्न करता है कि आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति बन जाए ट्रस्ट के माध्यम से, तब तो स्वामी राज्य हो जाएगा और राज्य हिंसा का साधन है। या ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी स्वेच्छा से खड़ी की गई संस्थाओं का होगा जिन्हें अंतिम सत्ता राज्य निर्मित कानूनों से प्राप्त होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि इस प्रश्न में विचार की कुछ गड़बड़ है। बदली हुई सामाजिक स्थिति में कानूनी स्वामित्व ट्रस्टी के पास होगा, न कि राज्य के पास। राज्य संपत्ति को जब्त न करे और समाज की सेवा के लिए पूंजी या जायदाद के मूल स्वामी की योग्यता हक की रूप से समाज के हितार्थ काम में आवे, इसलिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत काम में लाया जाता है। मेरी यह राय भी नहीं है कि राज्य का आधार सदा हिंसा पर ही होना चाहिए। सिद्धांत रूप से ऐसा भले ही हो, मगर व्यवहार में इस सिद्धांत का तकाजा यह है कि राज्य की बुनियाद अधिकतर अहिंसा पर हो। तो चूंकि जो प्रश्न किया गया था कि जिसमें राज्य को हिंसा का साधन माना गया था, तो वो प्रश्न पे गांधी जी ने प्रहार किया और कहा कि नहीं, जिस राज्य के जड़ में हिंसा हो वो राज्य तो कहीं भी सही से काम कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात कि राज्य का आधार अहिंसा हो, अहिंसा परम धर्म हो उस राज्य का, सत्ता का, शासन का। और अहिंसा का अर्थ आपने पिछले क्लास में देखा कि कितना विस्तार से है। हृदय परिवर्तन कराना है, प्रेम की बात है, विश्वास की बात है, आत्म बलिदान की बात है, साहस की बात है, न्याय की बात है। तो अहिंसा का ये सेंस या ये अर्थ या ये अपेक्षा शासन से की जाती है जो महात्मा गांधी करते हैं। और ये जो प्रश्न था कि आप राज्य को हिंसात्मक रूप मान के ये प्रश्न कर रहे हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अगर राज्य हिंसात्मक है तब तो मेरी कोई भी बात सही होगी ही नहीं, वो बात पहुंचेगी ही नहीं, और वो जो मैं चाहता हूँ होगा ही नहीं। और फिर वो कहते हैं कि इस प्रश्न में एक और प्रॉब्लम है कि राज्य अगर संपत्ति जब्त कर ले तो फिर वो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा। तो इसको सिरे से खारिज करते हैं कि राज्य का अगर उस पर अधिकार हो जाए तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। और दूसरी चीज कि राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो हिंसक हो। तो ये इस प्रश्न का यह जवाब होता है। फिर अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अन्य क्या डेवलपमेंट होते हैं ट्रस्टीशिप सिद्धांत में गांधी जी के विचारों में, और कैसे प्रश्न होते हैं और उसके क्या जवाब होते हैं गांधी जी की भाषा में।